Okay, let's begin, my dear students. So today we are going to start the fifth session of important questions answer of Indian Contract Act, जो कि पूरा केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं 21 नंबर क्वेश्चन से बिगिन करूंगा, क्योंकि 21, 22 और 23 मैंने नहीं कराया, डायरेक्ट 24 पे मैं चला गया था। तो पहले इन 3 क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद पीछे के जो बाकी है ड्यू क्वेश्चंस उसको करेंगे। आज एक जगह तक हम लोग पूरा पहुंच जाएंगे, मतलब रेगुलर बैक टू बैक वहाँ तक सब हो गया है, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। 24 हो गया था, कोशिश करता हूँ 25 तक करके 25 तक 1 to 25 मैं कंप्लीट करा दूँ। फिर एक दिन मैं आप लोगों का एक सेशन रखने वाला हूँ। बोलो क्या सेशन होगा? वो सेशन ये होगा कि आप लोग जो लोग आकर के क्लासेस करते हो उनको मैं एक नया कॉपी लेकर के बुलाऊंगा, यही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रखूंगा और आपको बिना देखे उसका आंसर लिखना है। यही क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन नहीं बदलने वाला हूँ, यहीं पे लिखवाऊंगा, यहीं पे। समझ मारा ना? और ये नहीं कि सर कौन सा क्वेश्चन देंगे, 2 नंबर के 5 नंबर, 1 से 25 के बीच में मेरा जो मन वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? जो नहीं लिख पाएगा वो अगला बार से सेशन नहीं अटेंड कर पाएगा, ठीक है? यही बस तुम लोगों के ऊपर चैलेंज रहेगा। क्लियर है? इसको कैसे याद करके आओगे, समझ के आओगे, कैसे करोगे, 20 बार लिख के याद करके आओगे, ये तुम लोगों को देखना है, ठीक है ना? समझने में दिक्कत हो रहा है फिर आके पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ। वीडियो भी मैं डालते जा रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चे, हम लोग आते हैं 21 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है, समझना है। कपिल वेंट टू डिपार्टमेंटल स्टोर टू परचेज स्टील पेन। कपिल एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया जो स्टील पेन खरीदना चाहता था। ही आस्क्ड द सेल्समैन अबाउट द एरिया इन डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर स्टील पेन्स आर केप्ट। किधर स्टील पेन रखा हुआ है? बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। कई बार हम लोग भी जाते हैं तो हमें भी पूछना होता है कि ये सामान कहाँ पे रखा हुआ है। फिर क्या होता है? द सेल्समैन इंडिकेटेड हिम द एरिया विथ इंस्ट्रक्शन दैट विथ स्टील पेन्स। वो उसको क्या किया? सेल्समैन ने इंडिकेट किया उस एरिया को और ये इंस्ट्रक्ट करते हुए बताया कि किधर स्टील पेन रखा हुआ है। एंड अदर स्टील पेन्स अदर मेटल्स पेन वेयर अल्सो केप्ट। और उसी जगह पे अदर मेटल का पेन भी रखा हुआ था। जहाँ पे स्टील का पेन, उसे खरीदना कौन सा पेन था? उसे परचेज कौन सा कलर का, कौन सा कलर बोल रहा हूँ मैं, कौन सा टाइप का पेन परचेज करना था? स्टील पेन। और वह स्टील पेन के तरफ ही उसे भेजा जहां पर अदर मेटल्स के पेन भी रखे हुए थे, एक ही जगह पे रखे हुए थे। कपिल रॉन्गफुली पिक्ड एन एल्यूमिनियम पेन इन प्लेस ऑफ स्टील पेन। और उसने गलती से एल्यूमिनियम वाला पेन उठा लिया स्टील पेन की जगह पे, ठीक है? द सेल्समैन वॉच्ड बट सेड नथिंग टू कपिल। सेल्समैन ने ऐसा देखा लेकिन उसने कपिल को कुछ नहीं बोला। समझ में आ रहा? कई बार कुछ ऐसे अच्छे सेल्समैन होते हैं तो मैं बोल देते हैं कि सर ये वाला ना एल्यूमिनियम का है, स्टील वाला ये रहा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उसे ऐसा भी तो फील हुआ होगा ना कि सामने वाले को अभी शॉप में आने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसको स्टील वाला पेन से उसका मन हट गया और अभी वो एल्यूमिनियम वाले पे कंसंट्रेट कर गया। कई बार आप घर से जो सोच के जाते हो, दुकान में जाके देखते हो, उसका प्राइस बजट आपके बजट से बाहर होता है, या फिर आपको उससे भी बेहतर चीज़ अगर अवेलेबल मिल जाता है तो प्राइस बजट भी मैटर नहीं करता, आप उसे परचेज करके लेकर चले आते हो। तो शायद यही सोच करके सेल्समैन ने उसे कुछ भी नहीं बोला कि सर ये वाला ना एल्युमिनियम पेन है, ये आपका स्टील का पेन नहीं है। द सेल्समैन वॉच्ड बट नथिंग सेड टू कपिल। उसने कुछ नहीं बोला कपिल को। फिर क्या हुआ? कपिल रिच्ड हिज हाउस। वो अपने घर पहुंचा एंड फाउंड दैट पेन वाज नॉट अ स्टील पेन। और बाद में उसे पता चला, उसने पेमेंट भी कर दिया, लेके चला भी गया, लेकिन सेल्समैन ने उसे कुछ नहीं बोला। वो गया काउंटर पे कोई अलग लोग बैठा होता है, सेल्समैन ही तो बिलिंग नहीं करता है ना, काउंटर पे अलग लोग बैठे होते हैं। तो उसने स्टील पेन लिया बट एक्चुअली एन एल्युमिनियम पेन। फाउंड दैट द पेन वाज नॉट ए स्टील पेन बट एक्चुअली एन एल्युमिनियम पेन था। कपिल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर फ्रॉड। वह आया और डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर ही केस फाइल कर दिया कि मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है। मैंने इसके सेल्समैन को पूछा था कि आप चले जाओ, मेरे को स्टील पेन कहाँ पे रखा हुआ उधर का रास्ता दिखा दो। उसने उधर का रास्ता दिखाया, लेकिन वहाँ पर तो अदर भी टाइप के पेन रखे हुए थे। तो उसने फ्रॉड का केस लगा दिया कि इन लोगों ने फ्रॉड के तरीके से मुझे ये एल्युमिनियम पेन बेच दिया, स्टील का पेन बेच बोल करके।
डिस्कस वेदर कपिल वाज एलिजिबल टू फाइल सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको ये डिस्कस करते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस का हेल्प लेते हुए आपको बताना है कि क्या कपिल ये केस फाइलिंग करने में एलिजिबल हो पाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के अगेंस्ट जो केस फाइलिंग कर रहा है, इसमें क्या कपिल एलिजिबल हो पाएगा, इसको आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। क्लियर है मेरी बात ना? तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फ्रॉड का जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इससे हम लोग लिखेंगे कि किस सिचुएशन को फ्रॉड होना बोलते हैं और क्या इस केस में जो हुआ है वही फ्रॉड है। ये बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉड का मतलब हम बताने वाले हैं, जो हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा उसमें, कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। आप डायरेक्ट बोलते नहीं, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फाइल अ केस, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा आपका एग्जाम्स में। आपको पहले प्रोविजन देकर आंसर करना होगा। देखो बच्चे, आपका ना समझो तो एक तरह से पूरा एक्ट ही रिवीजन हो रहा है, पूरा एक्ट ही रिवीजन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? पहले के जो सेक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जो भी बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए भी ये पूरा जो मेरा लेक्चर जाके देखोगे तो उसमें फ्रॉड आपने 2 दिन 3 दिन पहले ही किया होगा और अभी जाकर के आप फिर से फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तो आपको डबल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या प्रोविजन एंड फैक्ट ऑफ द केस क्या है। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस फ्रॉड। फ्रॉड का डेफिनेशन हम लोगों ने कौन से सेक्शन में पढ़ा है? सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर मान लो आपको ये सेक्शन एग्जाम्स हॉल में बैठ करके याद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको उस समय होता है ना एग्जाम्स का प्रेशर, एकदम पूरा स्वेट हो जाता है, पूरा माइंड काम नहीं करता है, दिमाग पीछे का आगे आ जाता है, आगे का बाहर निकल के चल जाता है, ऐसे सिचुएशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में आपको सेक्शन याद नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिगिन कहाँ से करोगे? आप बिगिन करोगे फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स से। आपका एग्जाम्स में नंबर कोई कट जाएगा नहीं, उतना ही नंबर मिलेगा जितना कि मिलता है। लेकिन आप ना ऐसे नहीं लिखते हो, अपना वाला डेफिनेशन लिखने लगते हो फ्रॉड का मतलब। समझ में आ रहा है ना? जो 5 पॉइंट इंस्टीट्यूट बार बार बोल रहा है कि मुझे ये 5 पॉइंट ही चाहिए, बस इंस्टीट्यूट यही मांग रहा है, लेकिन आप कुछ और लिख देते हो, नंबर नहीं देते हो। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? ये नंबरिंग नहीं करते हो। आप फ्रॉड को 2 लाइन में लिख के सोचते हो कि इस पे तो नंबर दे देगा, मतलब तो वही है जो हम भी लिखे हैं, हाँ मतलब वही है, लेकिन इंस्टीट्यूट को वैसा नहीं चाहिए था, वो उसको ऐसा चाहिए। वो जिद पे रुका हुआ है कि बच्चा जब ऐसा लिखेगा तभी हम नंबर देंगे। तो आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो कटेगा आपका। ये मत सोच के आना कि उस पर नंबर दे देगा, हो सके दे भी दे, आपका इसमें से कोई एक पॉइंट मैच कर जाए तो 1 नंबर आपको दे दे, लेकिन पूरा मार्क्स थोड़े ना मिल जाएगा 5 का 5 आपको, या ये शायद 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का है। देख लो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो नीचे मैं एक्ट के बारे में 1 2 3 4 5 पॉइंट में बताने वाला हूं, इसमें से कोई भी अगर कोई एक्टिविटी किया जा रहा है कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाली पार्टी अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसको फ्रॉड होना बोला जाएगा। और बाय हिज एजेंट, या उसका एजेंट भी करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाली पार्टी करे या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाले पार्टी का कोई एजेंट करे, विथ इंटेंशन टू डिसीव और टू इंड्यूस ए पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी पर्सन को इंड्यूस किया जाए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए और उसमें इंटेंशन क्या चीज का हो? फ्रॉड का हो, तब इसे हम क्या बोलते हैं? तब इसे इंटेंशन डिसीव करने का हो तब इसे हम फ्रॉड बोलते हैं। लेकिन वह एक्टिविटी क्या है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाली पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट करेगा या कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाली पार्टी उसके एजेंट के साथ करेगा, तब इसको फ्रॉड होना बोलेंगे। तो वह एक्टिविटी क्या है? वह एक्टिविटी है द सजेशन एज अ फैक्ट, द सजेशन एज अ फैक्ट, एक ऐसा सलाह फैक्ट के तौर पे देना, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसके तरफ से यह सजेशन दिया जाना जो वह खुद ही बिलीव करता है, हु डज नॉट बिलीव, वह बिलीव ये नहीं करता है कि ये ट्रू होगा, ये बिलीव नहीं करता है कि ये ट्रू होगा, उसको खुद ही बिलीव नहीं है कि ये ट्रू होगा और वैसा ही सजेशन दे रहा है। मतलब उसे जिसने सजेशन दिया, ही इज नॉट बिलीविंग इट इज ट्रू, इट विल बी ट्रू, इट टू बी ट्रू, उसे खुद ये पता नहीं है कि ये ट्रू होगा, लेकिन वह ऐसा सजेशन दे रहा है किसी फैक्ट के बारे में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिसीव करना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसीव करना बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सो द सजेशन ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, और कौन दे रहा है? बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू,
वह पर्सन सजेशन दे रहा है जो खुद ये बिलीव नहीं करता है कि ये ट्रू होगा, वैसा लोग सजेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। दूसरा एक्टिविटी क्या है, एक्टिव कॉन्सिलमेंट ऑफ अ फैक्ट, कोई जिसके ऊपर कोई ऐसे फैक्ट को कॉन्सिल कर देना, मतलब छुपा देना, हाइड कर देना, जो कि बताया जाना चाहिए था, लेकिन उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा एडमिशन्स के लिए आता है, जो उसने कभी भी उसके परिवार में क्या उसके पहचान में भी किसी ने आज तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं किया है। वो बच्चा पैसा लेकर आया, मेरे को ऊपर वाले पॉकेट में उसका दिख रहा है पैसा एकदम रखा हुआ है। मैंने बोला कि इसको बोल देता हूँ कि तू सीए में एडमिशन ले ले और तू तो पास करेगा ही, लेकिन बच्चे का परसेंटेज है 60% से, बस उसने क्लास 12 पास किया है। तो मैं उसको पूरा सीए की क्या कहानी है, कैसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कितना सक्सेस रेट है, कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स करने के बाद आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्या आपको बिगिनिंग में स्ट्रगल करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी बातें हैं हमें सारी बातें बता देना चाहिए, ना कि उसको बोलना चाहिए कि तुम बैठते ही एग्जाम में पास कर जाएगा, ये बोलकर एडमिशन ले लेना चाहिए। एक्टिव कॉन्सिलमेंट मैं करूंगा, ना कि सारी बात बताऊंगा। अगर मैं एक्टिव कॉन्सिलमेंट कर रहा हूं तो वह क्या है, उसे पता ही नहीं है। मगर किसी को पहले से सब कुछ पता है तो उसे तो कुछ नहीं हाइड किया जा सकता, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, नहीं तो आजकल तो गूगल पे सब कुछ है, समझ में आ रहा है, एआई से मांगो तो वही सारा रिप्लाई करके दे देगा आपको। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को बोल रहा हूँ कि हमें पूरे फैक्ट के बारे में जानकारी देना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में क्या हम बात करेंगे, द एक्टिव कॉन्सिलमेंट ऑफ अ फैक्ट, किसी ऐसे फैक्ट को कॉन्सिल कर देना यानी छुपा देना, बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, उसके द्वारा। ये देखो उसके द्वारा मतलब कौन लोग, जो हाइड कर रहा है ना, जो पर्सन इसको कॉन्सिल कर रहा है, जो छुपा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कौन पर्सन, हु हैविंग नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज है कि ये गलत है लेकिन उसको नहीं बता रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, नॉलेज है कि 15% लोग पास करेंगे, फिर भी हमने उसे बोला कि तुम पूरा पास करेगा, एकदम एडमिशन लो, आज ही पास कर जाएगा तुम। ये क्या हो गया, एक्टिव कॉन्सिलमेंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉड। समझ में आ रहा है ना। तो एक्टिव कॉन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, उसको फैक्ट का बिलीफ है, फैक्ट के ऊपर, बात के ऊपर भरोसा है कि ऐसा ही होगा, चाहे जितना भी कोई दिमाग लगा ले, होने वाला तो यही है। या फिर हैविंग नॉलेज है उसके बाद, और उन फैक्ट को एक्टिव कॉन्सिल कर रहा है, एक्टिवली छुपा रहा है। कॉन्सिलमेंट का मतलब क्या होता है, छुपाना, हाइड करना। अच्छा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, अगर किसी से आपने कोई प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट में और इस इंटेंशन से कर रहे हो, प्रॉमिस पे प्रॉमिस करे जा रहे हो, प्रॉमिस पे प्रॉमिस करे जा रहे हो, इसके इंटेंशन के साथ कि मैं इसको परफॉर्म करने वाला नहीं हूं, तब भी इसे क्या बोला जाएगा, फ्रॉड। ठीक है। इसके बाद से एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच किए गए कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्रॉड की तरफ, जो डिसीव में फिट हो रहा है, मतलब धोखाधड़ी के जैसा मामला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे भी फ्रॉड होना बोलेंगे। और नंबर 5 क्या है, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा ओमिशन जिसको लॉ ऑलरेडी डिक्लेयर करता है, इसे क्या लिख सकते हो, एनी सच एक्ट और ओमिशन विच द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स एज अ फ्रॉड, जिसको लॉ पहले से डिक्लेयर कर चुका है कि ऐसा एक्टिविटी होगा, तो इसे फ्रॉड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी एक्टिविटी फ्रॉड के कैटेगरी में आता है। ये अभी आपने क्या बताया, हमारा क्वेश्चन क्या था, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन था ये, कपिल वेंट टू डिपार्टमेंटल स्टोर, लेकिन हम पहले लिखना कहाँ से स्टार्ट किए, फ्रॉड का डेफिनेशन। अब आप डिफाइन फ्रॉड याद करके नहीं जाते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, केस स्टडीज पूछेगा, लेकिन पूछा तो आपका वहीं से है, तो आपने लिखना वही पड़ेगा। सबसे बड़ा बात तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या सेक्शन लिखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम हॉल में आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम है। अब देखो दो रास्ते हैं, एक तो आप क्लिक कर लो, दूसरा रास्ता जो मैंने बिगनिंग क्लास अभी बिगिन होने से पहले बताया कि तुम लोगों को 25-25 को मार के यहाँ पे करवाएंगे। समझ में आ रहा ना, जो नहीं कर पाएगा वो निकलेगा बाहर। तो और तब पता चल जाएगा कि पढ़ने वाले बच्चे खाली यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ने वाले अपने आप निकल के चले जाएंगे। समझ में आ रहा ना, वो क्लियर हो जाएगा अपने आप। 10 लोग पढ़ेगा, 10 लोग रिजल्ट करेगा, बस। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाता है, इट वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस होना इज नॉट फ्रॉड।
साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक और वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपको ना ये तो आपने लिखा, लेकिन साथ में आपको ये लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। ये भी एक्सप्लेन किया गया फ्रॉड का डेफिनेशन के नीचे कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, बट साइलेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड या साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड वेन के बाद ए नंबर देके लिखना है, वेन देयर इज अ ड्यूटी ऑफ स्पीकर टू स्पीक, जहां पर स्पीकर की बोलने की ड्यूटी थी, वेयर देयर वाज अ ड्यूटी टू स्पीक, मतलब इस जगह पे बोलना चाहिए था, अगर आपने नहीं बोला तो उसको ही क्या समझा जाएगा, फ्रॉड। या वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पर आपका चुप रहना, साइलेंस रखना स्पीच के बराबर ही माना जाएगा और इसे भी फ्रॉड समझा जाएगा, तब इसे हम फ्रॉड मानेंगे। अब यहां पर अपने केस में क्या हुआ है, सेक्शन 17 के प्रोविजन के बेसिस पे यहां पे खत्म हो रहा है सेक्शन 17 का जो डेफिनेशन है आपका। द फैक्ट वाज गिवन अबव, इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेल्समैन टू इन्फॉर्म मिस्टर कपिल अबाउट हिज मिस्टेक। ये सेल्समैन की ड्यूटी में नहीं था। क्या उसने सेल्समैन से बोला ये बात कि सेल्समैन साहब आप ना इसमें से बहुत सारे अलग अलग मेटल्स का इधर पेन रखा हुआ है, तो आप मुझे स्टील वाला पेन चूज करके दे दीजिए। अगर ऐसा उसने बोला होता और फिर उस जगह पे अगर वो बोल देता कि हाँ स्टील वाला पेन बोल करके एल्युमिनियम का पेन दे देता, तब सेल्समैन या डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो केस फाइल करता, कौन था ये केस फाइल करने वाला, मिस्टर कपिल, वह केस क्या हो जाता, वैलिड होता। लेकिन यहाँ पर सेल्समैन की ड्यूटी बनती ही नहीं थी, उसने बस एरिया बता दिया। उसने पूछा कि किधर रखा हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर में स्टील का पेन, तो उसने एरिया बताया, लेकिन उस एरिया में अदर मेटालिक्स पेन भी रखे हुए थे, तो यहाँ पर वह जाकर के खुद गलती किया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर मिस्टर कपिल, इट वाज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेल्समैन टू इन्फॉर्म मिस्टर कपिल अबाउट हिज मिस्टेक, हेंस देयर वाज नो फ्रॉड एंड कपिल वाज नॉट एलिजिबल टू फाइल सूट फॉर फ्रॉड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मेन कंक्लूजन वाला आंसर तो इतना ही है, लेकिन उसके ऊपर जो है वह क्या है, प्रोविजन है, जिसे आपको एग्जाम्स में लिख करके देना है। ठीक है, अब मैंने 25 क्वेश्चन की तैयारी जो आप लोगों को मैंने बताया आज, उसका तैयारी शुरू कर देना है आपको एकदम इमीडिएटली। हो सकता है कि इसी वीकेंड पे या फिर नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को कभी भी बैठा करके यहाँ पे लिखवा लूँ। ठीक है, जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे वो अगला बार से सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे, यही उनका पनिशमेंट होगा। इधर बैठा के लिखाऊंगा, इधर मैं खाली क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा, आपके पास एक सादा कॉपी होगा जिसमें आप बैठ करके आंसर लिख के मुझे दिखाओगे, और ऑन द स्पॉट मैं चेक करूँगा, क्योंकि मैं 25 क्वेश्चन एक दिन में तो लिखाऊंगा नहीं ना, 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखाऊंगा, तो 4 ऑन द स्पॉट मैं चेक कर दूंगा, लिखते लिखते चेक कर दूंगा मैं। क्लियर है मेरी बात ना? अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, और ये भी रहेगा वहाँ पर सिस्टम कि मैं सारे बच्चों को एक ही क्वेश्चन नहीं दूंगा लिखने के लिए, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, ऐसे दूंगा मैं लिखने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? और लेकिन किसी को कोई भी क्वेश्चन जा सकता है। ए बी सी डी आर 4 पार्टनर्स इन अ फर्म। यहाँ पे ए बी सी और डी, ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है, वो पार्टनर्स वाला, ये जो सेक्शन 42 वाला है, ऐसा हम लोगों ने ऑल भी प्रीवियसली ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। ए बी सी एंड डी आर 4 पार्टनर्स इन अ फर्म, ये 4 पार्टनर एक फर्म में, दे ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे ₹6 लाख टू एफ, बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पर ये लोग ज्वाइंटली मिल करके, ए बी सी डी मिल करके, और पूरा 6 लाख रुपया देने के लिए एफ को प्रॉमिस किया। बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बी और सी दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। बी वाज अनेबल टू पे एनी अमाउंट एंड सी कुड पे ओनली ₹50,000। मतलब ये दोनों इंसॉल्वेंट होने के बाद बी तो अपने, बी के पास कोई स्टेट भी नहीं अवेलेबल था कि जिससे वो अपना पेमेंट कर पाएगा, लेकिन सी ₹50,000 पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल था। ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू एफ। ए इज कंपेल्ड, ए को एफ ने, ये एफ को पेमेंट करना था ना, एफ ने पूरा अमाउंट देने के लिए किसके ऊपर केस फाइल कर दिया, ए के ऊपर, क्योंकि बी और सी इंसॉल्वेंट हुए थे। ए ने ए को पूरा अमाउंट पेमेंट करने के लिए कंपेल कर दिया, किसने, एफ ने। एफ तो मनी पाता था। डिसाइड द एक्सटेंट टू विच ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी। अब ये आपको बताना है कि ए डी से कितना रुपया रिकवर कर पाएगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था, लेकिन उसमें पार्टनर कितने थे, 3। उसमें इंसॉल्वेंट कितना जन हुआ था, 1 हुआ था ना। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 4 पार्टनर डाल दिया, 2 जन को इंसॉल्वेंट करा दिया, 1 जन 50,000 रुपया दे रहा है जो इंसॉल्वेंट हुआ है, और बाकी बच गए कौन लोग, ए और डी, और एफ ने कंपेल किया है ए को, और फिर अब ए एफ से कितने, ए डी से कितना रुपया रिकवर कर पाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिमिलर है। कैलकुलेशन अमाउंट का तो तुम लोग अभी करके बोल देगा,
लेकिन आपको इसे लिख के दिखाना होगा विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 4 नंबर का आंसर भी देखो कितना छोटा है, ठीक है। अभी देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 42 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ज्वाइंट प्रोमिसर्स ए बी और सी। सेक्शन 42 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्वाइंट प्रोमिसर। ए बी सी डी ये चारों कौन है? ज्वाइंट प्रोमिसर है। When 2 or more persons have made a joint promise, जब बस देखो ना, ज्वाइंट प्रोमिस सेक्शन 42 बस 2 लाइन का है, सेक्शन 42 बस 2 लाइन का है, बस इतना ही है। देखो यहाँ पर फिर उसके बाद 43 है, क्योंकि 42 और 43 कॉम्बाइन करके ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो दोनों को कॉम्बाइन करके ही लिखना है, क्योंकि दोनों में ये पूरा मामला को सॉल्व किया गया 42 और 43 सेक्शन के अंदर में। देखो कैसे होगा। 42 क्या बोलता है? व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब तो स्तुति बताने वाली है हम लोगों को। अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट बता सकती है, ठीक है। तो मत बताओ, दूसरा कोई बताएगा? आस्था, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेटली कोई टर्म्स मेंशन नहीं हो, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेटली कोई टर्म्स मेंशन नहीं हो, तब अगर सेपरेटली मेंशन है कि भैया जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो इंसॉल्वेंट भी हो जाएंगे, तब भी आप सिर्फ एक ही पार्टनर से पैसा मांग सकते हो, बाकी जो लोग हैं उनसे नहीं मांग सकते हो। या कोई भी टर्म्स लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगा बात। लेकिन अगर कोई भी टर्म्स मेंशन नहीं हो तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? सेक्शन 42 के प्रोविजन को फॉलो करेंगे। तो क्या लिखोगे? व्हेन 2 और मोर पर्सन्स हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट या बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सच पर्सन्स मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। यही मेन लाइन है। अगर पहले से कुछ इंटेंशन लिखा होगा कि ए बोला होगा कि ठीक है हम सबको लेके ज्वाइंट प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब लोग अगर पैसा नहीं दे पाया, मर गया, या फिर ये लोग इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं अकेले पूरा पैसा दे दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ए ने लिखवा लिया था। ये बात एफ को भी पता है, तो पूरा पैसा कौन देगा? ए देगा। फिर वो ना बी को पकड़ने जाएगा, ना सी को, ना डी को। एफ पूरा किससे पैसा मांगेगा? ए से। ए अपने घर से देगा या उन लोगों से रिकवर करके देगा, वो उसका आउटलुक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, देन ऑल सच पर्सन मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। देन क्या हो जाएगा? सभी पर्सन मिलकर के ज्वाइंटली इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। ऑल सच पर्सन मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तब तो आपके मन में सेक्शन 42 पढ़ाते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ेगा अभी कि सर फिर तो चारों ही पैसा देंगे, इंसॉल्वेंट हुए नहीं हुए इससे क्या लेना देना। इसी के लिए तो आपको जस्ट नीचे में सेक्शन 43 भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आंसर पूरा होगा, नहीं तो ये आधा अधूरा रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको पूरा करने के लिए इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन नंबर 43। देखो, एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। देखो इसमें क्या है, सेक्शन 43 क्या बोलता है? हेडिंग याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। सेक्शन 43 क्या बोलता है कि कोई ज्वाइंट प्रोमिसर में से किसी भी एक प्रोमिसर को, जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लोन देने वाला, समझ में आ रहा है ना? जो क्रेडिटर है वो कंपेल कर सकता है, किसी भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको सभी को खोज खोज के लाना है कि चारों लाइन में लगो, हम साथ में एक साथ बोलेंगे चारों मेरे पैसे दे दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड। सेक्शन 43 क्या बोलता है? एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसर में से कोई एक को भी कंपेल किया जा सकता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है। अब सेक्शन 43 क्या बोलता है? व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ ज्वाइंट प्रॉमिस, देन प्रॉमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। प्रॉमिसी यहां पर कौन है? यहां पर प्रॉमिसी कौन है? जिससे पूछेगा वही बताएगा। समझ में आ रहा ना? बताना प्रॉमिसी कौन है इस क्वेश्चन में? प्रॉमिसी कौन है? ये प्रॉमिसी है, ये लोग तो प्रॉमिसर है। इन लोगों ने तो प्रॉमिस किया था, जॉइंटली प्रोमिस्ड। क्या लिखा हुआ है? दे जॉइंटली प्रोमिस्ड। एक आदमी को दे बोलते हैं,
एफ प्रोमिसी है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि हम पैसा देंगे तो वो तो प्रोमिसर है। ये क्वेश्चन चल रहा था, थी ना यहाँ पे, कहाँ थी, दिमाग कहाँ था? ये प्रोमिसर है। प्रोमिसर प्रोमिसी में गड़बड़ी करोगे तो आंसर कैसे सही लिखोगे? समझ में आ रहा है ना? ये देखो एकदम सही लोगों के ऊपर मैंने क्लिक करके क्वेश्चन पूछा। ये वाला हैबिट एकदम पूरा एकदम सही जगह पे हमेशा लगता है, ठीक है। रेयर ही कभी फेल करता है ये वाला। देखो यहाँ पर व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, द प्रोमिसी में, प्रोमिसी मतलब एफ, प्रोमिसी मतलब एफ, में इन द एब्सेंस ऑफ, प्रोमिसी में के बाद ना ये लाइन पढ़ो, इसको 1 सेकंड के लिए स्किप कर दो, ये जो अंडरलाइन किया हूं इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर of such joint promisers to perform the whole of the promise। तब प्रोमिसी क्या कर सकता है? ज्वाइंट प्रोमिसर में से किसी एक को या एक से ज्यादा जो प्रोमिसर्स हैं उनको कंपेल कर सकता है पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ अपना हिस्सा तुम दे दो, मैं बाकी बी से देख लूंगा या सी से देख लूंगा, वह पूरा उसे प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए कंपेल कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तब तक इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर इस संबंध में अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर मान लो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ABCD ने ये F के साथ करके रखा है कि देखो हम लोग ज्वाइंट प्रॉमिस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर BCD में से कोई भी एक फेलियर कर गया तो मैं बस अपना वाला ही हिस्सा का पैसा दूंगा। अगर D बोलता है, फिर ऐसे चारों ने बोल दिया कि हम में से कोई फेल करेगा तो उसका पूरा पैसा मैं नहीं देने वाला हूं, मैं तो खाली अपना ही हिस्सा देने वाला हूं, तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? तब सेक्शन 43 फॉलो नहीं होगा। तब क्या फॉलो होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया टर्म्स उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट अबाउट द कॉन्ट्रेरी होगा, मतलब इस संबंध में कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होगा, तो सेक्शन 43 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर प्रोमिसी होगा, प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स, एनी वन और मोर ऑफ द प्रोमिसर्स टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस, पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए उसे बोल सकता है। उसके पास ये सेक्शन 43 ऐसा करने का अधिकार देता है। बात समझ में आ रही है क्या? देन क्या होगा? फैक्ट ऑफ द केस क्या हमारे क्वेश्चन का, अपने क्वेश्चंस का। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोले? इफ एनी वन और 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, इफ एनी वन और 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर, एक या दो से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर कोई डिफॉल्ट कर जाते हैं इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग। ये भी सेक्शन 43 बोलता है कि अगर मान लो जैसे कि बी और सी यहां पर फेल कर गए, तो टोटल रुपया कितना था इसका, कर्ज कितना दिया था, अमाउंट लिखा 6 लाख रुपया। 6 लाख में से कितना रुपया दे रहा है ये? 6 लाख में चारों को अगर बांट दो तो चारों को कितना कितना देना था? चारों को 1,50,000 1,50,000 1,50,000 1,50,000 देना था। उसमें से सिर्फ सी जो है अपना 50,000 रुपया दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये लोग मिल करके कितना 2,50,000 रुपीज ये बी और सी नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? 2,50,000 रुपीज बी और सी नहीं दे पा रहे हैं, तो ए अपना 1,50,000 तो देगा ही देगा, डी अपना 1,50,000 तो देगा ही देगा, प्लस ये जो 2,50,000 रुपए का शॉर्टेज हो रहा है, ये 2,50,000 में से 1,25,000 ए देगा, 1,25,000 कौन देगा? डी देगा। ऐसा सेक्शन 43 बोलता है देने के लिए। ये जो लाइन लास्ट वाला है इसी में आ रहा हूं मैं। तो आप 1,50,000 और 1,25,000 और ऐड कर दो, उसमें कितना हो जाएगा? 2,75,000। कितना हो जाएगा? 2,75,000 रुपीज ए भी देगा, 2,75,000 रुपीज डी भी देगा, और सी तो बाकी 50,000 रुपया दे दे रहा है। सर ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? देखो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या बोला? इफ एनी वन और 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर पेमेंट करने में या मेक डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं डिफॉल्ट, देन द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर ए और डी बचेगा। अपने इस क्वेश्चन में रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर कौन कौन बचेगा? ए और डी। ये लोग मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। ये तो इक्वल शेयर वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो एक्ट नहीं बोल के रखा हुआ, सेक्शन 43 बोल के रखा हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन में ए बी सी ज्वाइंट प्रॉमिस्ड किए 6 लाख रुपया एफ को पेमेंट करने के लिए, बी और सी बिकम इंसॉल्वेंट, बी वाज अनेबल टू पे एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट बी नहीं दे पाएगा, बट सी कुड पे ओनली रुपीज कितना? 50,000 देने के लिए तैयार था। सो ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू एफ। एफ ए को पूरा अमाउंट पेमेंट करने के लिए कंपेल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि एक्ट उसको करने का ऐसा अधिकार देता है। कंक्लूजन क्या है? ए इज इंटाइटल टू रिसीव 50,000 फ्रॉम सी। वह पहले सी से 50,000 रुपया ले लेगा
एंड ₹2,75,000 फ्रॉम डी, और डी से कितना ले लेगा 2,75,000। कैसे होगा सर ये 2,75,000? अभी बताया ना, ये 1,50,000 रुपया तो अपना हिस्सा देगा और प्लस 1,25,000 रुपया जो टोटल शॉर्टेज में दो भाग बटेगा ना, 2,50,000 रुपये का टोटल शॉर्टेज हो रहा है बी और सी से मिला करके, उसमें से 1,25,000 रुपया ये देगा एज वर्कड आउट बिलो। इसको यहाँ पर वर्कआउट करके दिखाया है। फ्रॉम सी ₹50,000, देन सीज लाइबिलिटी 1,50,000 माइनस ₹50,000 जो अमाउंट ही कुड नॉट पे 1,00,000 रुपया। अमाउंट जो सी नहीं दे पाया वो कितना है 1,00,000 रुपया। फ्रॉम डी ₹2,75,000, डीज लाइबिलिटी 1,50,000 एंड हाफ ऑफ ₹1,00,000, हाफ ऑफ ₹2,50,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ बीज लॉस प्लस हाफ ऑफ द इसका, मतलब उसको तीन जगह पे तीन टुकड़ों में करके दिखाया है मैंने। वो नहीं समझे मेरे बात, उसका 1,00,000 का आधा और उसका 1,50,000 का आधा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 2,00,000 और टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कितना, टोटल अमाउंट ए कैन रिसीव फ्रॉम सी एंड डी बिकम्स ₹3,25,000, 2,75,000 डी से और 50,000 रुपीज सी से, इतना रिसीव करेगा। उसको इतना रिसीव करने का अधिकार है अगर वह पेमेंट करेगा तो। देखो ये मार्क्स तो 4 ही कैरी कर रहा है लेकिन लिखना है इसमें बहुत सारा है, समझ माना ना। अच्छा हाँ, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये तुम लोग अपने हिसाब से दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे लिखा वैसे ही लिख सकते हो। अमाउंट वहीं दिखाना होगा, मतलब जैसे मैंने तरीका बताया कि ऐसे कैलकुलेशन कर लेना वैसे भी कर सकते हो। और किससे कितना रुपया रिकवर करेगा ये बात आपको लास्ट में लिख देना है। यहाँ से तो मैथमेटिक्स चालू हो गया है आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गिविंग रीजंस। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एज्ड 16 ईयर्स, एक्स की एज कितनी है 16 ईयर्स उसकी एज है। बोरोड अ लोन ऑफ ₹50,000 फॉर हिज पर्सनल पर्पस, उसने 50,000 रुपये अपने पर्सनल पर्पस के लिए लोन बोरो किया। फ्यू मंथ लेटर ही हैड बिकम मेजर, कुछ महीने बाद ही वह मेजर बन गया, 16 ईयर्स का था। एंड कुड नॉट पे बैक द अमाउंट बोरोड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे जो अमाउंट बोरो किया था उसको वह पेमेंट नहीं किया। द लेंडर वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स, लेंडर एक्स के अगेंस्ट में एक केस फाइल करना चाहता है। तो इसकी वैलिडिटी आपको बताना है, मतलब ये जो आपका वैलिडिटी बताना है इस केस का, ये केस कितना वैलिड होगा अगर एक्स के ऊपर केस फाइल करना चाहता है लेंडर। तो मनी लेंडर मतलब कर्ज देने वाला पर्सन अगर इसके ऊपर केस फाइल करना चाहता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितना लेवल तक वैलिड होगा यह आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आप क्या पहले बताओगे, क्या बताओगे इसमें? देखो इसका आंसर बस कितना में दिख रहा है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया, ये 6 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। प्रोविजन क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 क्या बोलता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या बोलता है, कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन समझा जाता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। यहां पर कौन होता है, हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी एज अचीव कर लिया है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको ये भी पढ़ाते वक्त बताया है कि अलग अलग लॉ में एज ऑफ मेजोरिटी अलग अलग है, मतलब सब में 18 साल ही नहीं यूज कर देना है। इसके हमारे देश में इसके ऊपर भी कानून है, ठीक है ना, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हर वर्क में अलग अलग, हर लॉ में अलग अलग सब्जेक्ट का मेजोरिटी एज लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। सो एंड देयरफॉर अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके वजह से कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कैपेबल नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट विथ और बाई अ माइनर, कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ किया जा रहा है या माइनर के द्वारा किया जा रहा है, इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वह क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, क्या होता है, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है। A minor cannot ratify it on attaining the majority as the original agreement is void ab initio। और कोई भी माइनर, देखो यही तो की लाइन है ना, आंसर दे दिया ना आपके क्वेश्चन का, जो अभी क्वेश्चन पूछा है, माइनर के तरफ से या माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट, माइनर के साथ या माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट को मेजोरिटी होने पे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, यानी करेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि दिस एग्रीमेंट वाज void ab initio, पहले ही ये एग्रीमेंट क्या हो चुका है, void फ्रॉम बिगिनिंग है। अब पहले से void किया हुआ चीज बाद में ठीक किया जा सकता है क्या?
समझ में आ रहा है ना? पहले से वॉइड हुआ चीज बाद में ठीक किया जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? सो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो किसी बच्चे को किसी भी पर्सन को अगर एकदम कम से कम उम्र में कोई बड़ा सा बीमारी लग गया तो क्या ये बाद में ठीक हो जाएगा? एकदम इनिशियल स्टेज में, मतलब ऐसा बीमारी जो आगे चल के ये बढ़ता ही जाएगा, उम्र के साथ कम नहीं होने वाला है, ये ठीक किया जा सकता है। वैसे ही माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट पहले ही दिन से क्या होता है? वॉइड होता है। सो वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वॉइड एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट अ क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ माइनर इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन सेक्शन 68 क्या बोलता है कि अगर माइनर को नेसेसरीज सप्लाई किया गया, माइनर को क्या सप्लाई किया गया है? नेसेसरीज सप्लाई किया गया, सुटेड टू हिज लाइफ, जो उसके लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, जो उसके लाइफ के लिए सुटेड है, और वैसे तरह का अगर नेसेसरी सप्लाई किया गया है तो उसकी क्लेम ऑब्वियसली किया जा सकता है। ठीक है। नेसेसरीज मीन्स दोज थिंग्स विच आर इसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर, जो माइनर के लिए इसेंशियली नीडेड था। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है ना? कोई माइनर को अगर बोला कि मेरे को तो आईफोन चाहिए, चलो दिला देते हैं और फिर उसका हम क्लेम करेंगे, समझ में आ रहा है ना? मिलेगा जो उसके नीडेड बाय अ माइनर, मतलब सुटेड टू हिज और हर लाइफ, जो उसके लाइफ के लिए उस समय रिक्वायर्ड थिंग्स है, वो अगर उसको दिलाया गया है। अगर मान लो कोई बच्चा माइनर है और अगर वह सीए की पढ़ाई कर रहा है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए कोई बुक्स ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्स के लिए, अगर वो दिलाया गया तो क्लेम भले ही किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसको लैपटॉप खरीद के दे दिया, क्लेम किया जा सकता, जो उसको कभी ज़रूरत ही नहीं था, क्लेम किया जा सकता है? नहीं। यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस में, और इसने इसको किस काम के लिए दिया था? पर्सनल पर्पस के लिए दिया था, पर्पस भी नहीं पूछा था। पर्सनल पर्पस तो हो सकता है क्लास 10 का एग्जाम हो गया, चलो दोस्तों के साथ एक बड़ा सा पार्टी करके आते हैं, ऐसा पॉसिबल है ना? वो तो कितना रुपया दिया था? 50,000 रुपये, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा आराम से, आराम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इसमें क्या था केस, कहाँ चला गया? अच्छा ऊपर, यहाँ पर इन द प्रेजेंट केस एक्स द बोरोअर वाज अ माइनर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन। एक्स जो बोरोअर है ना, वो लोन लेने के समय क्या था? माइनर था, मतलब ही वॉज नॉट एलिजिबल टू इंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट टाइम, देयरफॉर एग्रीमेंट वाज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि अगर माइनर था तो उसी समय एग्रीमेंट क्या हो गया था? वॉइड एब इनिशियो। और अटेनिंग मेजोरिटी देयरफॉर विल नॉट वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट अगेन, और अब जब वो मेजर हो गया तब उसके ऊपर केस फाइल करेगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अब नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रखा है? वॉइड हो रखा है। ठीक है। सो अटेनिंग मेजोरिटी देयरफॉर विल नॉट वैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट नॉर एक्स कैन रेटिफाई इट। ये मेजोरिटी अटेंड होने पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं किया जा सकता है, और ना ही एक्स यानी माइनर खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है। माइनर भी नहीं कर सकता है कि मैं चलो अभी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट अभी नया से कर लेते हैं, मैं तुमको पेमेंट कर देता हूँ। द लोन वाज फॉर पर्सनल पर्पस एंड नॉट फॉर नेसेसरीज। पर्सनल पर्पस तो लग्जरी ही बोला जाएगा, पर्सनल पर्पस को हम लोग नेसेसिटी नहीं बोलते हैं, पर्सनल पर्पस को नेसेसिटी नहीं बोलेंगे। Not for necessaries supplied to him. Hence, the lender cannot file a suit against X to recover the amount of the loan, and it was not as it was not enforceable by the law at the time of making the contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, इसलिए वो केस फाइल नहीं कर सकता है। बस इतना ही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया है तुम लोगों को ना? अब बस लिखना डेवलप करना है, जो लिखाने का काम एक दिन रहेगा। समझाने वाला पार्ट खत्म, फिर लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा मेरे को मन करेगा संडे पे बुला करके तुम लोग को लिखवाना है तो संडे भी बुला कर हम लिखवा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई बात नहीं है। कौन सा तुम लोग अभी घूमना फिरने जाएगा बरसात में? अभी बात करते हैं जे वाला क्वेश्चन के ऊपर। जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट। जे कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो फॉर के एट अ फॉरेन पोर्ट पे। जे कॉन्ट्रैक्ट किया कि के लिए वह कार्गो रिसीव कर लेगा कहाँ के पोर्ट पे? फॉरेन के पोर्ट पे। जेज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स, जे का गवर्नमेंट उसके बाद वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। जे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वह के का कार्गो जाकर के वह फॉरेन के पोर्ट पे रिसीव कर लेगा, जो उसका मतलब सामान है इंपोर्ट किया हुआ, उसको रिसीव करके और वहाँ से भेज देगा। जे जिस कंट्री का था,
जे का गवर्नमेंट ने आफ्टरवर्ड डिक्लेयर्स द वार अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। जिस कंट्री में पोर्ट था उसी कंट्री के खिलाफ जे का गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बगावत कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी फुलफिल्ड, और कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल नहीं हो सकता था, क्योंकि जब दो कंट्री के बीच वॉर स्टार्ट हो गया तो उनका बिजनेस उस समय के लिए क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। के वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जे। अब के जे के ऊपर केस फाइल करना चाहता है कि तुम जाकर के फॉरेन के पोर्ट पे मेरा गुड्स क्यों नहीं रिसीव किया, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा। समझ में आ रहा ना, ऐसा के करना चाहता है। तो आपको इसकी वैलिडिटी बताना है कि के क्या ये केस जे के ऊपर फाइल कर पाएगा, और फाइल कर पाएगा तो क्या ये केस वैलिड होगा, यह आंसर करना है। सिर्फ ये लिख दोगे नहीं ये तो फाइल कर ही नहीं सकता, तो नंबर मिल जाएगा। या प्रोविजन आपको बताने होंगे, प्रोविजन बताने होंगे, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट के जिस समय किया गया था उस समय वैलिड था, लेकिन बाद में ये सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, अब हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। एज पर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन नंबर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से स्टार्ट करोगे। द सुपर सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग एक ही मतलब होता है। द सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर पहले पॉसिबिलिटीज था लेकिन बाद में यह क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। यहां पे सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस owing to various circumstances as contemplated under that section, one of which is the declaration of war subsequent to the contract made। मैंने सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कई सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए हैं। स्टडी मैट अगर आप ओपन करोगे, लाए होंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। स्टडी मैट मैं पेज नंबर आपको बता सकता हूं अगर मेरे को दिया जाएगा तो, ठीक है, मैं पेज नंबर बता सकता हूं। देखो यहाँ पे मैंने इसी में ब्रह्मास्त्र में ही तुम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन डिटेल। सब कुछ है इसमें, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी है और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी है इसमें। ऑल्सो द स्टेज एंड टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, सब कुछ है इसके अंदर, मतलब सब कुछ है। समझ में आ रहा है ना। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर नहीं मेंशन है लेकिन यही पॉइंट आपको वहाँ पर मेंशन करना है, पॉइंट वाइज भी करके दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो यही के ऊपर बेस्ड वो आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है जो अभी आप लोग कर रहे थे। अब मैं फिर से वहीं पर आ जाता हूँ जहाँ से तुम लोगों को लेके गया था। यहीं पे पढ़ रहे थे ना हम लोग। अच्छा आ जाओ बच्चों यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस ओइंग टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस इसमें होते हैं, एज कंटेम्पलेटेड अंडर दैट सेक्शन, वन ऑफ विच, उसमें से एक ये भी है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वॉर डिक्लेयर होना, ये भी क्या होता है, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटीज का एक टाइप है। समझ में आ रहा है ना। उसमें से एक ये भी है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड। इन द गिवन केस द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन मेड बिटवीन जे एंड के वाज वैलिड, उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट सब्सिक्वेंट या लेटर या आफ्टरवर्ड्स, कुछ भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, बट सब्सिक्वेंटली या आफ्टरवर्ड्स या लेटर, जेज गवर्नमेंट डिक्लेयर्स वार अगेंस्ट द कंट्री, उस कंट्री के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, in which the port is situated where the cargo was
टॉक टू रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के वजह से कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड हो गया। एंड के कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट जे फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जे के लिए अब ये परफॉर्मेंस करना क्या है, इम्पॉसिबिलिटीज है। सो दैट्स वाई ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। इसी वजह से अब के जे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद और एक क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, यहाँ पे ये देखो, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। A coolie in uniform pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allow him to do so। वो एक कुली है जो यूनिफॉर्म में है, अपने कुली यूनिफॉर्म में, उसने ए का लगेज उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर के जाने लगा उसको दूसरा व्हीकल में बैठाने के लिए, और ए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा बिना कुछ बोले, ना पेमेंट का कोई बात हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्वासी या इम्प्लाइड, इम्प्लाइड बन गया। समझ में आ रहा है ना? कितना जन तो क्वासी लिख के आ जाता है यहाँ पर, तो उनका सही होगा, कभी नहीं होगा। देखो, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कुली, ए को कुली के सर्विस के लिए पेमेंट करना होगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस कैसे आता है, इम्प्लीकेशन से आता है, मतलब एक्टिविटीज से आता है। समझ में आ रहा है ना? मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ इम्प्लीकेशन होता है और बाय एक्शन होता है। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटेम्पलेट्स सच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज लेड डाउन दैट इट सो फार एज सच प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स। अगर यहाँ पर प्रोपोजल या एक्सेप्टेंस जो किया जाता है अदरवाइज देन बाय वर्ड्स, यानी बोलने और लिखने के अलावा, देन इसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसेज इम्प्लाइड इसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का जो फाइंडर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है गुड्स को ट्रू ओनर तक पहुंचाने के लिए। ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर कैन नॉट बी सेड टू अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना इनके बीच रिटर्न होता है, ना मतलब इनके बीच कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ना ओरल एग्रीमेंट होता है, ना ही इम्प्लाइड होता है। ये इवन इट इज रिमोटेस्ट सेंस एज देयर इज नाइदर ऑफर और एक्सेप्टेंस नॉर कंसेंट, देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे समझाया है। ये द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। ये बाय लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तभी से हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोगों का, A contract with B, owner of the factory, for supply of 10 ton of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and even everything was destroyed. सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, बिकॉज क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या हो गया, सीज हो गया, यानी लॉ की तरफ से ये सीज हो गया इन्फोर्स होने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से, क्योंकि अब ये इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है ड्यू टू द फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस और सप्लाई इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। सो दैट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ इसको इन्फोर्स और नहीं कर सकता है कि नहीं तुमको ये शुगर सप्लाई करके देना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ये भी अभी जितना तक मैंने कराया उतना तक कंप्लीट करो तुम लोग, और फिर इसके ऊपर जल्दी ही तुम लोग लिए राइटिंग के लिए मैं बुलाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? थैंक यू बच्चों। क्या